मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम कहाँ लास्ट हमने छोड़ा था जब मैं आपको बता रही थी एस पी डी और एफ ब्लॉक के बारे में। अब आज कुछ मेन रीजंस आपको पहले ही पता होनी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले आज मैं पहले वो रीजनिंग कवर करूँगी, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपके पास होता है ग्रुप नंबर 18, इसको हम बोलते हैं नोबल गैस फैमिली। अब नोबल गैस का मतलब होता है जब हम ऐसे ही हमारा न्यूक्लियस होता है, हमारे पास अब हमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हम किसे कहते हैं, जो जहां पर हमारे पास क्या हो, फुली फिल्ड ऑर्बिटल हो। मतलब कि आपको पता है पहले शेल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, नेक्स्ट में हम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, फिर नेक्स्ट में हम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ऐसे कंटिन्यू रहता है। जब हमारे पास ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी ना, कि मतलब कि हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन फिल है और मैक्सिमम यहाँ पर 2 ही हो सकते हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं नोबल गैस कंडीशन। और इसलिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं इसे, और वो नोबल गैस फैमिली में आता है, ठीक है। अब इसमें एक वो होता है कि जो नोबल गैस फैमिली होती है ना, ये क्या होती है, हाईली स्टेबल होती है। हाईली स्टेबल क्यों है? अब हाईली स्टेबल इस वजह से है कि जिस कंडीशन के लिए एटम चाह रहा है कि मुझे स्टेबल, एट लास्ट एटम का जो मकसद होता है ना, वो यही होता है कि मुझे स्टेबल होना है। और जो ऑलरेडी स्टेबल है तो उसकी तो स्टेबिलिटी ऑफ कोर्स हाई होगी। तो जिनकी हमारी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती हैं वो हमारे फुली स्टेबल होते हैं, क्योंकि एट लास्ट जो एक एटम है उसका मकसद ही यही होता है कि उसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी होती है। इसीलिए अब देखो, अब अगर मैं स्टेबल हूँ, ठीक है, सपोज करो मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है और मैं बहुत स्टेबल हूँ, तो अगर कोई मुझसे कहेगा कि आप मुझे अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो मैं क्यों दूंगी, क्योंकि मैं तो बहुत कि अब होना मुझे भी स्टेबल है, सामने वाले को भी। अब ये थोड़ी ना है कि मैं अब स्टेबल थी और मैंने दूसरे वाले को स्टेबल करने के लिए मैं खुद अनस्टेबल होगी। सबसे पहले इंसान अपने बारे में सोचता है। उसी तरह इसमें भी यही होता है कि एटम जब स्टेबल है बिल्कुल, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना और ऐड करना दोनों ही मुश्किल, क्योंकि उसे जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए कि उसमें ऐड करना भी नोबल गैस में और नोबल गैस से लेना भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन मुश्किल होता है, ठीक है। वो मैं बताऊंगी बाद में कि इस कंडीशन को क्या नाम देते हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि नोबल गैस फैमिली वो हाईली स्टेबल होती है। अगर रीजन पूछे क्यों हाईली स्टेबल होती है, क्योंकि उसके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं, जैसे अभी आप नए हो तो आपसे पूछ लिया, सपोज करो कि नियॉन है, वाई नियॉन इज हाईली स्टेबल। तो अब आपका सबसे पहले काम क्या होना चाहिए कि नियॉन का नंबर पता होना चाहिए, 10 है, तो वो होता है NS2 NP6 6 7 8, और हमारे पास एक आता है ऐसे आता है 1s2 2s2, ये n हम क्वांटम नंबर को देते हैं, तो हो गया 10। अब ये क्या है, फुली फिल्ड है, तो इस फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हमारे पास ये क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। ये आप इसका आंसर लिखोगे, ठीक है। सेकेंड चीज आपके पास ये है, वो चलो जब आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताऊंगी तभी बताऊंगी। एक छोटा सा एक ब्रीफ सा कंसेप्ट आप देख लो, आपको बताया गया है, जहां आपने डी ब्लॉक की थोड़ी डिस्क्रिप्शन लिखी गई है ना, वहां आपको बताया गया है कि जो डी ब्लॉक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कोई कंपाउंड कलर्ड है कि नहीं है, तो इसके लिए इसकी रीजन क्या होती है कि अब आपने देखा होगा कि सपोज करो इसी बुक में ही लिखा हुआ है जैसे आपकी, कि जिंक है, ऑल्दो जिंक क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, स्टिल ये क्या है, कलरलेस है। तो ऐसा क्यों? और आपने देखा होगा कॉपर की क्रिस्टल्स देखे हैं ना, वो होते हैं जनरली ब्लू कलर के, तो और है ये भी डी ब्लॉक, है ये भी डी ब्लॉक, पर ये कलर्ड है, ये कलरलेस है, क्यों भाई? और जबकि हम कह रहे हैं कि जनरली कि हमारे पास क्या होता है, कलर्ड।
तो जब भी आपके पास ऐसी कोई रीजन आए ना कि कलर्ड है और दूसरा कलरलेस है, क्यों भाई, और है ये बेशक डी से, तो हमेशा याद रखना जो कलर होता है ना वो किसकी वजह से आता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या फिर जहां पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा ना वो क्या शो करता है, कलर शो करता है। अब सपोज करो आपके पास था कॉपर और एक था जिंक। जिंक में आपके पास होता है 4s2 3d10 और यहाँ पर होता है आपके पास 4s1 और 3d10। ये आपको चैप्टर नंबर 2 में बताया होगा कि कॉपर की क्या होती है, एक्सेप्शन होता है कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन में कि क्या करता है, होना तो एक्चुअली ऐसे चाहिए था ये 4s2 3d9, पर क्या होता है कि कॉपर स्टेबिलिटी गेन करने के चक्कर में क्या करता है, अपने s में से एक कम कर देता है और अपने d मतलब स्टेबल होने के लिए d वाले में ऐड कर देता है। तो अब आप यहाँ देखो, अगर आप ठीक है, ये आप सारे फील्ड मान लो कि ये फील्ड है, फील्ड है, फील्ड है, फील्ड है, ठीक है। अब आपने क्या देखा, 4s में यहाँ है 1 और यहाँ है 2 और ये सारा क्या है, मतलब कि फील्ड है। तो अब यहाँ पर अब मैंने क्या बताया आपको, क्या देखना है कि कलरलेस क्यों होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको किस में दिख रहा है, इसमें या इसमें, इसमें है कॉपर में, तो मतलब कि अब क्योंकि इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसीलिए हमारा जिंक क्या होता है, कलरलेस होता है। समझ रहे हो, ठीक है। और हमारा ये 4s इसमें क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। और चलो मैं आपको बताती हूँ, मतलब कि आपका कंसेप्ट इतने तक ही था कि ये कलर्ड होता है और ये कलरलेस होता है और ये कलर्ड होता है, क्यों होता है, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पर मैं आपको सिर्फ वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि कलर आता क्यों है, ठीक है। और मैं क्यों कह रही हूँ कि अनपेयर्ड की वजह से आता है, ठीक है। जब हमारे पास कलर कोई चीज होती है ना, जैसे यहाँ पर अनपेयर्ड है, तो अनपेयर्ड में तो जैसे कोई चीज, जैसे कि कोई रेडिएशन पास होती है, तो ये क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये अभी ग्राउंड स्टेट, जो नॉर्मल स्टेट होती है वो ग्राउंड स्टेट होती है, तो ये क्या करता है, एक्साइट कर जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। फिर इस एक्साइटेड स्टेट में ना एक्चुअली क्या होता है, इसकी लाइफ टाइम बहुत कम होती है, मतलब कि ये कुछ सेकंड के लिए ही रह पाता है और वापस आने की कोशिश करता है। जब ये वापस आता है ना तो ये कलर एमिट करता है, ठीक है। ये वजह होती है कलर की। पर आपका कंसर्न यही है कि आपको पता होना चाहिए कि कलर कलर्ड क्यों है और कलरलेस क्यों है। कलरलेस इसलिए है क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसकी वजह से आपका कंपाउंड क्या होगा, कलरलेस, ठीक है। अब इसका रीजन आप लिख लेना। अगर मैं क्वेश्चन दूं, व्हाई जिंक इज कलरलेस ऑल्दो इट इज डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए क्यों, क्योंकि उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं होता, इसकी वजह से जिंक को जो होता है वो हमारा क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और एक टर्म मैंने ये आप लिख लेना, एक ये वाली और एक जो इससे पीछे वाली रीजनिंग मैंने बताई, ठीक है। और तीसरी ये डेफिनेशन की ट्रांस यूरेनियम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जो यूरेनियम के बाद जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको हमने नाम दिया ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, ठीक है। अब ठीक है इतना, हाँ। और एक चीज मुझे आपको बतानी थी कि वो ग्रुप और पीरियड के बारे में, वो उस दिन सॉरी मुझसे जल्दी में गलती हो गई थी, और इसको हम कहते हैं पीरियड। जो हमारा ये हॉरिजॉन्टली होता है वो हमारा पीरियड होता है, और जो वर्टिकली होता है ये हमारा, मतलब हम क्या कहेंगे, डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड, ठीक है। ये आप करेक्शन कर लेना, ठीक है। वैसे मैंने ग्रुप में बताया था, बट स्टिल आप एक बार ही चेक करके इसको प्लीज करेक्ट कर लेना, ठीक है। अब जैसे अब ये एसपीडी ब्लॉक में डिवाइड करे गए ना पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स, उस तरह मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में, अब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मेटल नॉन मेटल कि मेटल में प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, इनका जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होता है, ये मेलिएबल होते हैं,
जो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, जो जिसको हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जनरली मेटल्स क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। पर इसमें भी हमारे पास एक एक्सेप्शन आ जाती है हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में। सभी मेटल्स का होता है, पर गैलियम और सीजियम का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है इसमें भी है। और ये जनरली हार्ड होते हैं, पर हमारे पास ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। हार्ड कह लो या फिर ये क्या कह सकते हो आप कि सॉलिड होते हैं, और ये सॉलिड नहीं होते रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। ये हमारे पास मेटल्स हो गए। मेटल्स आपके मिलते हैं इस वाले जो बिल्कुल स्टार्ट होता है ऐसे पीरियोडिक टेबल, इस हैंड पे मिलते हैं आपको। वही बात आती है जब नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल जस्ट इसके रिवर्स होते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ना मेलिएबल होते हैं, ना डक्टाइल होते, ना ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते। और मेटल्स की जो आपकी अमाउंट है वो पीरियोडिक टेबल में ज़्यादा, और वो इस पोर्शन में आपको ज़्यादातर मिलती है, राइट हैंड साइड पर मिलती है, ठीक है। मेटलॉइड, मेटलॉइड आपको पता होगा क्या कौन क्या होते हैं, जिनमें मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज होती है और नॉन मेटल्स की भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उनको हम मेटलॉइड बोलते हैं, ठीक है। ये इसकी क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब कि पीरियोडिक टेबल को हमने मेटलॉइड का एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल है। और मेटलॉइड्स में क्या होता है, ये दोनों तरह की प्रॉपर्टी शोज करता है, हमारी मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी, ठीक है। यहाँ पर आपका एक बेसिक जो इंट्रोडक्शन था ना वो खत्म हो गया है इसका चैप्टर नंबर 3 का। तो अब मेन हमने पढ़ने हैं ट्रेंड्स, पीरियोडिक ट्रेंड्स, ठीक है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि हम पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ते हैं, कि हम इसमें पता क्या पढ़ेंगे कि एटॉमिक साइज है वो डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड कैसे इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, एटॉमिक साइज पढ़ेंगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ेंगे, और इसमें पढ़ेंगे कि एटॉमिक साइज और आयनिक साइज तो एक ही चीज होते हैं। आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ोगे आप, ठीक है। और देखते हैं आपके पास क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन, बस ये 4-5 चीजें हैं। ये आपको मैं बताऊंगी कि मतलब ओवरव्यू दे रही हूँ कि मैं आगे क्या क्या कराने वाली हूँ। बहुत सिंपल है, एक बारी समझ लोगे तो ये आपके आगे तक, क्योंकि मेन ये जो बेस है आपका, क्योंकि आगे अगर कभी भी आप कुछ भी पढ़ोगे तो आपके ये ट्रेंड्स आपके काम आते हैं। हाँ, एक चीज और मैं मिस कर गई कि जो हमारा मेटालिक करेक्टर है, मैंने बताया था ना मेटल इधर वाले साइड होते हैं, तो जब हम ऐसे जाते हैं अलोंग द पीरियड जाते हैं तो हमारा मेटालिक करेक्टर क्या करता है, मेटालिक करेक्टर मतलब कि मेटल वाला करेक्टर वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। पर हम जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो मेटल वाला करेक्टर है वो इंक्रीज करता है। ये आपको चीजें ध्यान रखनी होगी। कई बार पता क्या क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपका ट्रेंड कैसा था। सपोज कर लो आपको दे दिया सोडियम और पोटेशियम, अब वो बोलेंगे बताओ भाई इनमें से आपका किसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो आपको पता है कि सोडियम के बाद आता है, ऐसे डाउन द ग्रुप आते हैं ये दोनों, और डाउन द ग्रुप क्या करता है, हमारा मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो मतलब कि पोटेशियम का ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर होता है देन सोडियम से, ठीक है। ये बात आप ऐसी नोटबुक पर बना लेना तो आपको याद रहेगा, और इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इतना कोई टफ नहीं है, मैं एक एक करके कराऊंगी, हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आता है, हम पढ़ेंगे एटॉमिक साइज के बारे में। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है एटॉमिक साइज मतलब कि एटम का साइज, कि अब हम देखेंगे कि जो एटॉमिक साइज है वो कैसे इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है,
ठीक है। तो अब आपको पता है कि मतलब जैसे हमारे पास, आपको पता है कि हमारा जो ये स्फेरिकल टाइप ही है एटम, तो आपको पता है जैसे कि ये ऐसे रेडियस होता है, तो उसी तरह हम क्या करते हैं, हमने इसको मान ले सेंटर को न्यूक्लियस और बाहर वाली बाउंड्री को मान ले कि ये आउटर मोस्ट बाउंड्री, और जो इनके बीच का डिफरेंस है उसको हमने कह दिया रेडियस। ठीक है। अब रेडियस हमारे, अब आपको पता है मैंने बताया कि बॉन्डिंग आपकी कोवलेंट भी हो सकती है, मतलब कैसी भी हो सकती है। तो हमारे जो हम डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलते हैं रेडियस। जब आप कोवलेंट रेडियस के बारे में बात आती है कि आपके पास जब सेंटर से लेकर, मतलब कि कोई आपने दो सेंटर ले लिए, ऐसे ले लिया ना, एक ये एटम है एक ये एटम है, अब ये इनके बीच का जो 1/2 डिस्टेंस, सपोज करो ये r है, तो मतलब कि r/2, हमने इसको क्या कहा, कोवलेंट रेडियस। वैसे ये मेटालिक रेडियस हो गया। कोवलेंट में क्या होता है, ओवरलैपिंग से हमारे पास बॉन्ड बन जाता है, ऐसे होता है। तो ये क्या है हमारा r, और जब हम रेडियस की बात करते हैं, जैसे चलो रेडियस ऐसे d ले लो, कंफ्यूज ना हो, रेडियस जब हम लेते हैं तो वो क्या होगा, d/2, इंटर मतलब हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम इज नोन एज कोवलेंट रेडियस। और मेटालिक रेडियस बिटवीन द टू एटम, और जो मतलब कि सेपरेट, मतलब जिनके बीच में मतलब बॉन्ड, मतलब कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता, उसका हाफ डिस्टेंस हम किसे कहेंगे, एटॉमिक रेडियस में। अब आपको मतलब ये समझ आ गई ना आपको ये चीज कि सेंटर से, मतलब कि जो आपका न्यूक्लियस है उससे आपने किसका डिस्टेंस निकालना है, आउटर मोस्ट बाउंड्री का, मतलब कि जहां लास्ट इलेक्ट्रॉन, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ होता तो हम इतने का डिस्टेंस निकालते। ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर मेरा यहाँ होता तो ये हमारा डिस्टेंस होता। ठीक है, समझ रहे हो। तो अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि ट्रेंड है कैसा, फिर उसके बाद बताऊंगी कि ऐसा क्यों हुआ। अब मैंने क्या बताया था, ये क्या होता है, डाउन द ग्रुप। हमेशा इसको प्रोनाउंस ही ऐसे करना है कि डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड। ठीक है। डाउन द ग्रुप आपका जो एटॉमिक साइज है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, और अलोंग द पीरियड आपका साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। नोटबुक में साइड में ऐसे ही बना लेना है एक, ताकि आप कभी भी कॉपी खोलो तो आप पढ़ सको, वरना थ्योरी इतनी कोई नहीं पढ़ता है। तो आपने फिर उसके बाद लिखना है कि अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस एंड डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। अब उसके बाद आप डालोगे कि ऐसा रीजन, मतलब इसका रीजन है क्या कि क्यों इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो। अब इसका रीजन है क्या कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब जब मैंने आपको हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, डाउन द ग्रुप की। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम ऐसे नीचे आते रहते हैं, मतलब उसमें ग्रुप में नीचे आते हैं, तो हमारा क्वांटम नंबर, जैसे यहाँ 1 था, 2 था, 3 था, तो क्वांटम नंबर हमारा बढ़ रहा है। क्वांटम नंबर बढ़ रहा है तो मतलब कि इन शॉर्ट हमारा क्या बढ़ रहा है, शेल बढ़ रहा है। मतलब कि अगर आपके पहले वाले उसमें ऐसे था तो दूसरे वाले में ऐसे होगा, तीसरे वाले में ऐसे होगा, 1 2 3, चौथे वाले में ऐसे हो रहा है। तो अब कोई भी छोटा बच्चा भी एनालाइज कर सकता है कि पहले डिस्टेंस ये था, फिर डिस्टेंस ये हुआ, फिर डिस्टेंस ये हुआ, और फिर डिस्टेंस ये हुआ। अब आपको फर्क आराम से पता चल रहा है। तो क्या हुआ, जो हमारे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हमारा जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो हमारा क्या बढ़ जाता है, आपने क्या लिखना है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। तो देयरफॉर जो डिस्टेंस है, अब शेल इंक्रीज होने की वजह से डिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया, तो मतलब कि देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। अब क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो ऑटोमेटिकली रेडियस हमारा क्या हो गया, मतलब कि रेडियस, या फिर रेडियस नहीं, आप क्या हो कि कह दिया आपने कि जो साइज है वो क्या कर गया, इंक्रीज कर गया।
ठीक है, सिंपल सी बात है। मैंने इसमें क्या बताया कि जब हमारे पास हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो हमारे के पास क्या करते हैं, क्योंकि क्वांटम नंबर चेंज हो रहा है तो मतलब कि हमारा जो नंबर ऑफ शेल है वो आप डायरेक्ट लिख लो कि नंबर ऑफ, सिंस द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस और जो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो भी हमारा इंक्रीज कर रहा है, देयरफॉर द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ठीक है, अब चाहे आप, अगर आपने थोड़ा एक्सप्लेन करना है तो आप चाहे एग्जांपल, अगर आपको सपोज करो अब आपको रीजन पता है कि ऐसा ऐसा पर आपको लिखना नहीं आ रहा तो आप थोड़ा डायग्रामेटिकली बता दो, ताकि मतलब कि थोड़ा टीचर को आइडिया लगे कि नहीं बच्चे को पता, अगर जहां उसने टीचर ने 0 देना वो हाफ मार्क्स आपको अलॉट कर दे कि ऐसा ऐसा कुछ है। तो अगर नहीं भी कुछ आपको लाइन में लिखना आता ना तो एटलीस्ट इतना लिख दिया करो कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, distance between the nucleus and the outermost shell increases, therefore distance increases, therefore size, atomic size increases। ठीक है, तो एक थोड़ा सा आइडिया, मतलब कि अगर ऐसा नहीं है कि आपने डिटो बुक वाला ही लिखना है, जितना आपको समझ आ रहा है एटलीस्ट आप उतना लिखो, खाली मत छोड़ कर आओ। ठीक है, समझ रहे हो, ये तो रीजन होगी आपकी डाउन द ग्रुप की। अब हम चलते हैं अलोंग द पीरियड की। अब अलोंग द पीरियड आपके पास, हाँ एक चीज और थोड़ा आप याद रखना शुरू करो, मतलब कि एक एक करके, कि आपके पास ऐसे होते कई बार सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, कि किसके नीचे क्या आता है। ठीक है, कि डाउन द ग्रुप क्या आ रहा है, अलोंग द पीरियड क्या आ रहा है, थोड़ा मतलब आपको पता होना चाहिए, मेन थोड़ा मोटा मोटा सा, कि आइडिया लग जाए आपको कि किसमें क्या है। आप एक एक ग्रुप करके याद करना शुरू कर दो, या थोड़ा सा ब्रीफ ले लो कि कैसे करना है, फिर मतलब कि आपको क्वेश्चन करने में आसानी होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है आपसे रीजन नहीं पूछते, वैसे आती इसमें से रीजनिंग भी है, पर आपसे कई बार क्वेश्चन में ट्रेंड ऑर्डर भी पूछ ले कि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक्सप्लेन करो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो थोड़ा याद रखना। अब जब हम बात करते हैं पीरियड की, कि अलोंग द पीरियड हमारा क्या चलता है। अब आपने देखा होगा कि हम सपोज करो ऐसे है, ऐसे होता है ना, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो आपके पास है 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो अब आपने जब ये ड्रॉ करा 2, 3, 4, 5, ये अंदर वाले नहीं, मैं बाहर वाले दिखा रहा हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब आप देख रहे होंगे, आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आउटर मोस्ट में 3, यहाँ पर कितने हैं 4, यहाँ पर कितने हैं 5, और यहाँ पर कितने हैं 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 8 नहीं बनाया मैंने, डायरेक्ट 9 बना दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब हमारे, आपने सेकंड चैप्टर में देखा होगा कि जैसे जैसे फर्स्ट सेकंड चैप्टर में आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं ना, तो न्यूक्लियस के अंदर भी मतलब हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो हमारे पास क्या होता है अंदर का चार्ज, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहते हैं ना, तो न्यूक्लियस के अंदर का जो न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं हम उसे, वो भी क्या करता रहता है, बढ़ता रहता है। और न्यूक्लियर चार्ज की क्या मतलब कि टेंडेंसी क्या होती है, अट्रैक्ट करने की। ठीक है, अब सपोज जैसे कि आप एग्जांपल जस्ट ऐसे ले सकते हो कि यहाँ पर एक चॉकलेट पड़ी हुई है, यहाँ पर क्या पड़ी हुई है 10 चॉकलेट पड़ी हुई है, तो आप 10 चॉकलेट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगे कि वहां ज्यादा मिलेगी। तो उसी तरह से ये न्यूक्लियर चार्ज भी होता है कि जहां पर जिसमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होती है और वहां पर की अट्रैक्शन ज्यादा होती है। अब क्या हुआ, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज अब यहाँ पर मैक्स, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर मैक्सिमम न्यूक्लियर चार्ज होगा क्योंकि इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये क्या करेगा, अगर सपोज करो इतना था, अब इसके पास मैक्सिमम, तो क्या करेगा ये, जैसे मैं न्यूक्लियर चार्ज हूँ और ये आउटर मोस्ट है, तो मैं न्यूक्लियर चार्ज क्या करूंगी, अट्रैक्ट करूंगी इसे, मतलब कि अट्रैक्ट कर लिया मैंने इसे। तो अब आपने देखा पहले डिस्टेंस सपोज करो ये था, और अट्रैक्ट होने के बाद क्या हो गया, क्योंकि अब न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ गई कि अब मैंने सपोज करा मुझे लेने ही लेने हैं 10,
तो मैंने क्या करा, मतलब कि मैं स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन लगाई, तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आने की वजह से क्या हुआ, साइज ये अपनी तरफ को खींचेगा। मैंने थोड़ा साफ सा बना के दिखा दिया, ये मिटा देती हूँ मैं, ठीक है। एक सपोज करो ऐसा है, वन टू है इसमें, 1 2 3 4, ठीक है। ये मैंने एक साइज के नहीं बनाए, आप सब सपोज कर लेना। अब क्या हुआ, इसमें हमारे पास टोटल कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 अंदर है, और इसमें कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने अब याद रखना है, जिसमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें उतना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज। अब जिसमें जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उसमें उतनी ही ज्यादा क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। तो मतलब कि अब न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, अब ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करना चाह रहा है, तो ये क्या करता है, अपनी तरफ को अट्रैक्ट करता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जो इसका साइज है ना, मैं यहाँ बना रही हूँ, जो इसका साइज पहले जो ऐसा था वो अब क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो मतलब कि मेन रीजन क्या है, डिक्रीज होने का। मैं कह रही हूँ ना, अब हमें पता है कि जब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो हम जब इधर से इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या हुआ, अट्रैक्शन ज्यादा होगी, और जब अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो हमारा साइज क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो इसी वजह से जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो हमारा साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। समझ रहे हो बात, समझ आई है ये बात की क्या है। थोड़ा आराम से सुनना, आ जाएगा समझ, कोई ज्यादा इतना कॉम्प्लेक्स करने की बात नहीं है। देखो मैंने क्या कहा, एक बार मैं फिर बता देती हूँ, डाउन और अलोंग। डाउन में मैंने क्या बताया, सपोज करो मैं हूँ, ठीक है, मेरे आगे एक स्टूडेंट खड़ा, फिर उसके पीछे दूसरा, फिर उसके पीछे तीसरा। तो मुझसे उस तीसरे वाले बच्चे की जो डिस्टेंस होगी वो मैक्सिमम होगी। तो क्या होगा, डिस्टेंस, अब डिस्टेंस मैक्सिमम है तो हमारा साइज भी मैक्सिमम होगा। अगर मैं सर्कल में बनाने लगूं तो वो साइज मैक्सिमम आएगा। उसी तरह हमारे शेल होते हैं कि जब हमारे पास ये 1, ये 2, ये 3, अब क्योंकि क्या होते हैं, हम डाउन द ग्रुप आते हैं, हमारा नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, तो क्या हुआ, डिस्टेंस भी हमारा क्या करता रहता है, इंक्रीज करता रहता है। इसकी वजह, डिस्टेंस इंक्रीज करा तो इसकी वजह से साइज भी इंक्रीज कर गया। और अलोंग द पीरियड क्या है कि हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। अब चार्ज बढ़ने से क्या होता है कि न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करेगा, अट्रैक्ट करता है तो हमारा साइज क्या कर जाता है, डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, कोई ज्यादा वो नहीं है, आप थोड़ा टाइम लो और इसे आराम से समझो। आज सिर्फ एक ही कराऊंगी, ठीक है। अब ठीक है, अब जैसे आपको एग्जांपल लेकर नहीं, पर अब सबसे पहले आपको जानना जरूरी है एक्सेप्शंस। अब एक्सेप्शंस कहाँ आती है, सबसे बड़ी बात, सबसे पहले आपने देखना है कि पर साइज में तो कोई एक्सेप्शन आएगी ही नहीं, कोई नहीं आएगी साइज में, एक्सेप्शन नहीं आएगी, जिसमें आएगी वो बताऊंगी। अब मैं सिर्फ आपको एग्जांपल लेकर बताती हूँ कि साइज में क्या फर्क होता है। सपोज करो आपके पास है, ऐसे दे दिए, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, कार्बन और ऑक्सीजन। अब आपको क्वेश्चन क्या आएगा, अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग होता है कि छोटे से क्या जाएगा, बड़ा जाएगा। तो अब आपने सोचना है ध्यान से कि सबसे पहले पीरियड, मतलब कि ऐसे कैसे कौन आता है, सबसे पहले आता है नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अभी मैं आपने सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, इनको सीरीज में लिख दिया। अब सीरीज में लिखने के बाद क्या हुआ, अब मैंने देखा अब ये तो सारे अलोंग द पीरियड वाले हैं, तो मुझे क्या पता है कि अलोंग द पीरियड, अब इनमें क्या है, इसका 6, 7, 8, 9, तो मतलब कि क्या, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे तो चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो हमारा क्या हुआ, साइज डिक्रीज। तो मतलब कि सबसे छोटा साइज होगा इसका, फ्लोरीन का
फिर ऐसे, मतलब कि ये आपका आंसर है। सिर्फ इसमें मतलब आपको रीजन भी पता होनी चाहिए सबसे पहली बात, और आपको ऐसे अरेंज करना भी आना चाहिए। ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आज बस इतना ही करते हैं कि ऐसा ट्रेंड वगैरह देख लेते हैं, सिर्फ इतना करके आप करो, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।